तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, गोवा में लगभग सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बन रही है, मणिपुर में भी एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर है, पंजाब में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति हुई है, वहां आप सबसे बड़ा दल बन के उभर रही, स्पष्ट बहुमत के साथ आप बनाते दिख रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पहले और दूसरे चरण में है उसमें थोड़ी सी बढ़त बीजेपी को है, लेकिन तीसरा चरण जो आ रहा है उसमें फिर से बीजेपी और आगे बढ़त ले ली है। अमर जी, तीसरे चरण में फिर से एक बार काफी अच्छी बढ़त ले ली है। जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे त्रिपाठी जी की शुरू के जो फेज थे, ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि शुरू के जो फेज है वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन, गन्ना किसान, ये सारी चीज हावी रहेगी। और सपा ने नो डाउट इस बार जो टिकट बांटे थे बहुत स्ट्रेटेजिकली बांटे थे। उन्होंने जो वहां गठबंधन किया था, जाट और मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के शुरू के ये 3 फेज के परिणाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये हालांकि अभी ये एग्जिट पोल ही है, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा हमें लग रहा था कि यहाँ पे सपा थोड़ी सी माइलेज लेते हुए दिखेगी। सबको पता था कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम होगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम नहीं, थोड़े बहुत कुछ सीटें कम हुई हैं। लेकिन इसको आप, क्योंकि मौजूदा सरकार की एंटी इनकम्पेंसी होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, और जब सरकार होती है तो लोगों की बड़ी नाराजगी भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर होती है, लेकिन वो नाराजगी मुझे लगता है कि इन 3 फेज के आंकड़ों में अभी उतनी नहीं देखने को मिली है। और इसको मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक अच्छी खासी, अगर हम फेज वाइज जो बात कर रहे हैं, अच्छी खासी बढ़त के तौर पे इसको देखा जा सकता है। बीजेपी नावेद जी हमारे साथ है। नावेद जी, जो पहले फेज में थोड़ा सा बीजेपी बढ़ी थी, दूसरे फेज में सपा गठबंधन बढ़ गया था, लेकिन तीसरे फेज के बाद जो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके अनुसार 65 से 77 सीट समाजवादी गठबंधन लेते हुए नजर आ रही है, 89 से 101 सीट बीजेपी लेते हुए नजर आ रही है। ये वही क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हालांकि थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन पहला और दूसरा तो खांटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। यानी किसान आंदोलन जो चला था, खीरी कांड जो हुआ था, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, ये उसका नतीजा है जो दूसरे फेज में सपा गठबंधन आगे बढ़ गई थी। जी, चुनाव जब हुए थे तो ये मान के चला जा रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से लेकर और जो फील्ड पे रिपोर्टर थे, तमाम लोगों का कहना था कि समाजवादी गठबंधन ने शुरू के 3 फेज में तो बहुत अच्छा किया है, और ये मान के चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी कुछ वजह भी थी, जिस तरीके से किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक हुआ और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। उसके बाद जाटों को मनाने की जो कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की, उसमें भी सफलता नजर नहीं आई। उसके बाद में जिस तरीके से टकराव हुआ, कुछ किसानों की बात हुई, ये सारी बातों को देखकर लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया था, एक माहौल बन गया था कि शुरू के 3 फेज में तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो, जैसा कि आपका रिपोर्ट आ रही है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। ये वो जो मानना था कि पूरे तरीके से हावी हो गई है समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ऐसा नहीं था, और लगभग बराबर या भारतीय जनता पार्टी किसी में आगे, किसी में गठबंधन आगे। तो मैं समझता हूं कि यहीं पर एक उम्मीद थी, जो गठबंधन के बारे में कहा जा रहा था कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बराबर आके खड़ा हो जाएगा, नेट टू नेट होगा, तो ये शुरू के 3 फेज को लेकर ही कहा जा रहा था। लेकिन वहां पर हो सकता है कि ये गलतफहमी थी लोगों की, किताब और पिछड़ी जातियां जो हैं वो भी गठबंधन की तरफ रुझान में आ गई हैं। जाट पूरी तरीके से नाराज ही है भारतीय जनता पार्टी से, जबकि जो पता चल रहा है उससे तो लग रहा है कि करीब बंटवारा हुआ है जाटों के उसमें वोट में। तो मैं समझता हूं कि यहीं पर धोखा खा गए। नावेद जी थोड़ा सा रोक रहे हैं, आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं, इसके बाद चौथा चरण बताएंगे। नावेद जी थोड़ा सा रोक रहे हैं, हमारे पास सत्येंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्येंद्र जी, जो हालांकि अनुमान है, एग्जिट पोल है, इसमें जो 4 चरणों के हमारे पास नतीजे आ रहे हैं सामने, उसमें 130 से 146 बीजेपी और 77 से 93 समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे आप, क्या इस एग्जिट पोल को झुटलाते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जी
पूरे देश में देखा है कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हुए हैं, सत्ता पक्ष का इतना विरोध कभी नहीं हुआ जी। ऐसा पहली बार हुआ कि मतदाताओं में और लोगों में, गरीबों में, तमाम लोगों ने जिस तरह से विषम परिस्थितियों को और अव्यवस्थाओं को झेला है उत्तर प्रदेश, ऐसा पहली बार हुआ है। इतने बढ़ चढ़कर लोगों ने इस आक्रोश को व्यक्त किया जी। पूरे चुनाव को अखिलेश यादव ने सिर्फ मुद्दों पर लड़ा और उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बदहाली की बात की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा खालिस्तानी और पता नहीं न जाने क्या क्या कहा। उन्होंने कोई भी मुद्दे की बात नहीं की। सांड के गोबर से रोजगार, जिस तरह से कभी पकौड़ों से, तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं ये 10 तारीख को आएंगे, तो ये जितने भी एग्जिट पोल हैं मैं इनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूं और हमें पूर्ण विश्वास है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेवलपमेंट रुका हुआ था और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो बेरोजगार भारी संख्या में बढ़ रहे हैं, सभी ने समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जो है मतदान करके सरकार बनाने के लिए अपना जन समर्थन दिया है। चलिए सत्येंद्र जी, एक एजेंसी गलत हो सकती है, सारी एजेंसी जो दे रही हैं वो लगभग सभी बीजेपी की सरकार पूरी बहुमत के साथ बना रही हैं, तो क्या सारी एजेंसियों की जो अनुमान है, सर्वे है, उसको आप झुटला रहे हैं? देखिए, इस वक्त देश में सभी को मालूम है कि केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी एजेंसियां गलत हैं कि सारी एजेंसियां सही हैं जी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने समाजवादी विचारधारा को लेकर माननीय अखिलेश यादव के तमाम कार्यक्रम और रैली और तमाम उनके जो विजनरी जिस तरह से उन्होंने अपनी लोगों के सामने एक्सप्रेस किया है, उस पर लोगों ने विश्वास जताया, भरोसा किया और उन्होंने मत किया। जब तक 10 तारीख तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, मैं इस तरह के किसी भी, चाहे कोई भी किसी भी तरह का एग्जिट पोल का बताता है, उसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख के जो नतीजे हैं उनके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से अखिलेश यादव को लोगों ने वोट किया है और सरकार भी बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल है सत्येंद्र सिंह जी आपसे। अभी मेरी भाजपा के कुछ नेता से, प्रवक्ता से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी एग्जिट पोल आप झुटलाएंगे कि एग्जिट पोल गलत है, जब नतीजे आ जाएंगे फिर भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो उस समय आप लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। ऐसी स्थिति में आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं, आकर्षित करना चाहूंगा जी। आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात का सम्मान करता हूं जो आपने नहीं, मेरी बात नहीं है सत्येंद्र सिंह जी, माफ करिएगा, मेरी बात नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया है, हम निष्पक्ष है, देखिए हम उनकी बात आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इस देश में बड़े वाले हैं वो गोरों की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जो पूरे देश में गोरेलाल जो इस वक्त हैं और उनके साथ एक दूसरे वाले हैं, वो पूरा मंत्रालय छोड़कर उत्तर प्रदेश में हमेशा पड़े रहते हैं और उनको कोरेलाल हम लोगों ने नाम दिया है। तो बड़े वाले गोरेलाल और मझले वाले कोरेलाल, दोनों ही लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभावित करने के लिए सभी तरह का प्रयास किए हैं और जनता का निरादर किए हैं, जनता का अपमान किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जिस जनमत की लूट की थी, उन्होंने 2022 में भी पूरा प्रयास किया है। तमाम जगहों पर हमने ये देखा है कि बीएलओ के द्वारा बहुत भारी तादाद में ज्यादातर जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनके वोटों को काटा गया है। इस समस्या को पार्टी ने और हमने फेस किया है, इसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। लेकिन इस वक्त नतीजों से पहले मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूंगा और मैं सिर्फ नतीजों का 10 तारीख का दिन भर का इंतजार करूंगा। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जनता उसके साथ रही और जनता ने भारी तादाद में जन समर्थन दिया है। इस जन समर्थन का परिणाम होगा
कि 10 तारीख को समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं, और सामान्य तौर पे कभी कभार एग्जिट पोल जरूर गलत हो जाते हैं, लेकिन हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। सत्येंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि पूरे आप चौथा चरण, पांचवा चरण छोड़ करके पूरे 7 चरण का जो हमारा स्वराज एक्सप्रेस का अपना महा एग्जिट पोल के जो हमने नतीजे निकाले हैं वो हम दिखाते हैं क्या है। भारतीय जनता पार्टी 225 से 240, साइकिल यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन 155 से 170, बहुजन समाज पार्टी 12 से 15, कांग्रेस 4 से 7 और अन्य 1 से 3। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 225 से 240 भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी गठबंधन 155 से 170, बहुजन समाज पार्टी 12 से 15, कांग्रेस 4 से 7 और अन्य 1 से 3। अमरजीत जी, इसके बाद हम उनके नावेद जी के पास चलें। ये लगभग स्पष्ट बहुमत बनते दिख रहा है। इसमें अगर थोड़ा बहुत अंतर होता है तो भी आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की जो 14-15 सीटें आ रही हैं वो निश्चित तौर पे, जो हमने पहले ही कहा कि एक ऐसा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में भी जाकर सरकार बना सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा साइन दिख रहा है सामने। ये देखिए, शुरू से जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, हर किसी का यही कहना था कि 180 से 190 के बीच का आंकड़ा होगा, इसमें की रोल प्ले कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस और वहीं भाजपा के लिए बसपा। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है कि जो सबसे जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें पूरी तरह से मेजॉरिटी दिख रही है। जोड़ तोड़ में हम सबको पता है, जैसा कि आपने भी बोला कि उनके पास एक ऐसा हथियार है और जो पाकिस्तान में भी जाके सरकार बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर बॉर्डर पे भी होते वो तो भी वो सरकार बना लेते, लेकिन यहाँ पे तो पूर्ण बहुमत आ रही है। हमारे जो आंकड़े, हम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं त्रिपाठी जी, और भी मैं बहुत सारे चैनल्स का भी अभी एग्जिट पोल देख रहा था, तो हम लोग बहुत नपातुला एग्जिट पोल दे रहे हैं। बहुत से लोग तो 260, 270, 280 तक की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि इन सारे एग्जिट पोल में ये तो जरूर है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सरकार बनाती हुई यहाँ पे बीजेपी दिख रही है। और खास तौर पे जब मौजूदा सरकार हो, लोगों की नाराजगी हो, एंटी इनकम्पेंसी हो, उसके बाद भी अगर सरकार बनाती हुई बीजेपी यहाँ नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पे है। और वहीं सपा के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़ा आ रहा है कि 150 तक लगभग सपा जो है वो सिमटती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको सीट में घाटा ही मिला है। यहाँ पे बसपा का जो रोल देखने को मिल रहा था कि जो हम लोगों का पहले से भी डिस्कशन होता आया है कि 20 से 25 सीटें लगभग निकाल लेगी, लेकिन वहां वो 15 से 20 के बीच में आ रही है बसपा। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये लग रहा था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बड़ी मेहनत की है, हो सकता है कुछ सीटों का इजाफा देखने को मिले पिछली बार जो सीटें थी। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं पिछली बार से भी 1-2 सीटें कम ना हो जाएं, जो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे बीजेपी की पूर्ण बहुमत नजर आ रही है फिलहाल इस एग्जिट पोल में। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये है कि एग्जिट पोल है, कोई ये नहीं है कि एकदम 100% ही सही है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है सारे एग्जिट पोल को देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी उनके पास इतना मार्जिन है कि वो सरकार बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है बीजेपी। नावेद जी, एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है। 225 से 240 स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 155 से 170, साइकिल हाथी 12 से 15, कांग्रेस 4 से 7 पे सिमट कर रह गई है 1 से 3। प्रियंका जी की जो मेहनत थी, हो सकता है वोट शेयर अभी नहीं आया है सामने, वोट शेयर बढ़ाए होंगे, लेकिन सीटें जैसे कि तैसे ही रह गई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लैपटॉप बांटना, स्कूटी बांटना, सारी वहां पे सिर्फ मुझे लगता है जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, और प्लस साथ में कानून व्यवस्था। अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है 225 से, तो सबसे बड़ा हथियार जो वहां की कानून व्यवस्था, यानी बाहुबलियों पे पेच कस देना, ये सबसे बड़ा हथियार बीजेपी के साथ होगा। क्या कहेंगे नवेद जी? जी बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि मैं आपका जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल पूरा सामने आ गया है और मैं उसको देख रहा हूँ स्क्रीन पर।
और मुझे न जाने क्यों आपके एग्जिट पोल पे बहुत वास्तविकता के करीब दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल आए हैं और हर आदमी की अपनी विधि होती है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत होती है, उनका संघर्ष होता है। आपके एग्जिट पोल पे हमें इसलिए कुछ ज्यादा विश्वास हो रहा है और हमें उस सत्य के करीब दिख रहा है, क्योंकि मैं कई लंबे समय से देख रहा था कि आपके जमीनी रिपोर्टर्स का जाल बिछा हुआ है पूरे प्रदेश पे, और आप किस तरीके से उनसे चर्चा करते थे जी, लाइव चर्चा आपकी होती थी और एक एक रिपोर्ट आप पूछते थे कि आपका रिपोर्टर कहां गया, किससे बात की, कहां जातिगत क्या आकलन है, लोगों के व्यूज क्या है, किस तरीके से कहां लड़ाई हो रही है। एक एक सीट पे जो आपने आकलन किया, मैं समझता हूं वो अपने आप में पूरे यूपी के चुनाव की एक पूरी एक कहानी है जो जमीन से उठ के स्क्रीन पे आई है। धन्यवाद नवेद जी। एग्जिट पोल जो आए सामने आए एजेंसीज के आए हैं जी, जो एग्जिट पोल आए हैं सामने उन पर विश्वास सबको है क्योंकि बड़ी बड़ी एजेंसीज है, लेकिन उनके काम करने का तरीका किसी ने नहीं देखा है। हमने आपको स्क्रीन पे देखा है और उन रिपोर्टर्स से बात करते हुए देखा है और आपकी एक तरह से गाइडलाइन भी देखी है कि उस वहां किससे लड़ाई चल रही है, वहां के लोगों के व्यूज क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो तस्वीर आपने सामने ला के रख दी है वो सच के करीब इसलिए भी है। और मुझे वो जो पूरे प्रदेश के जो विश्लेषकों की राय थी कि करीब आमने सामने होंगे, तो आमने सामने के करीब आप लगभग पहुंचे हो और जो आमने सामने से 20-30 सीटें कम लग रही हैं आपके आकलन के हिसाब से। उसका एक कारण मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोगों को यह उम्मीद थी कि बसपा कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी और बसपा को 40 से 50 तक मान रहे थे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग मान के चल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का यह असर होगा कि जो बसपा का वोटर पिछली विधानसभा में पूरे नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के साथ में उनकी सीटें बढ़ाने चला गया था, शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें पूरी नहीं हुई हो और वो वोटर कहीं और नहीं जाता है। ये उम्मीद तो किसी को नहीं थी कि समाजवादी पार्टी में दलित या जाटो चला जाएगा। ये उम्मीद थी कि कुछ नाराजगी होगी और बसपा में वो वापस हो जाएगा और उसकी वजह से बीजेपी की 20-30 सीटें कम हो जाएंगी इस लड़ाई के बावजूद। इस आकलन के हिसाब से हमें लग रहा था या तमाम लोगों को लग रहा था कि 10-20-25 सीटों का अंतर होगा और दोनों शक्तियां आमने सामने होंगी, लेकिन आमने सामने ना होके थोड़ा पीछे गठबंधन 20-30 सीटों में आपके आकलन के हिसाब से जो चला गया है उसका एक कारण साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा का आकलन किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि बसपा को वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका वोटर ज्यादातर खामोश होता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर घबराहट होती है, वो कैमरे से दूर जाता है, उसकी रिहाइश ऐसी जगह है जहां कई बार कैमरे और हमारे रिपोर्टर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग जो हम लोग 10 तारीख को नतीजे आएंगे वो आपके आकलन के लगभग करीब होंगे। बिल्कुल नवेद जी। अमरजीत जी, ये मान लिया जाए कि प्रियंका जी को मालूम था, देखिए वो उन्होंने बहुत मेहनत की और ये मेहनत वो 1 साल से कर रही हैं लगातार। ये 2027 की जमीन वो तैयार कर रही थी मुझे लगता है, हालांकि सीटों में इजाफा नहीं हुआ लेकिन वोट प्रतिशत में निश्चित तौर पे इजाफा हुआ होगा। जी देखिए, बिल्कुल अगर एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका दिखा, चाहे वो इस कैंपेन के पहले भी हम बात करें, लखीमपुर कीरी कांड जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर सबसे पहले, जो कि वहां पे लोकल रीजनल पार्टीज है सपा बसपा वो पीछे थी लेकिन प्रियंका गांधी आगे थी, उनका जो मैनिफेस्टो था, जो नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये सारी चीज पे उन्होंने खासा काम किया। और एक बात से आप और नहीं नकार सकते कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है जो वो बहुत जातिगत रहता है, इसीलिए उनको फायदा नहीं मिला और सीटों में। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वोट प्रतिशत की बात करें और जो संख्या की बात करें उसमें जरूर उनको फायदा मिलेगा। और उम्मीद की जा रही थी कि ये बसपा और कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटें निकाल पाएंगी और उसी पे पूरा समीकरण बदल रहा था और कांटे की टक्कर लग रही थी। लेकिन ये दोनों ही पार्टी जो है वो पुराने से भी कम इनका परफॉर्मेंस रहा, और जिससे एक बात तो साफ हो रही है। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी की बसपा के लिए अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि
लंबे समय से वो बाहर हैं और लगातार उनकी पार्टी में जो गिरावट देखने को मिल रही है, और मुझे जो लग रहा है कि जो उनके अमर जी थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप तिवारी जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में। धन्यवाद। प्रदीप जी, हालांकि अनुमान है, एग्जिट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, कोरोना काल में मेहनत की, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, हम लोग अनुमान लगाते थे, राजनीतिक पंडित अनुमान लगाते थे कि ये आप 2027 के लिए जमीन तैयार की जा रही है अभी फिलहाल। लेकिन कई प्रवक्ताओं के द्वारा दावा किया गया कि सत्ता की कुंजी आपके पास है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा एग्जिट पोल में। जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें 4 से 7 सीटें मात्र लगभग आ रही हैं कांग्रेस की। देखिए, आप भली भांति परिचित होंगे कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आते हैं हर चुनाव की समाप्ति के बाद आते हैं एग्जिट पोल। अभी 2021 का लेटेस्ट चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को तमाम चैनलों के एग्जिट पोल ने दिखाया था कि वो 170 से 190 सीटें पा जाएंगे। और जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 सीटों से ज्यादा का एग्जिट पोल के अनुसार नुकसान हुआ। तो एग्जिट पोल किस हद तक सही होते हैं, किस डेटाबेस पे तैयार किया जाता है, ये तो जब 10 तारीख को अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अभी बहुत सारे सर्वे कुछ लोगों ने 200 दिखा दिए, कुछ सर्वे ऐसे हैं जो 280 दिखा रहे, कुछ तो अभी भी 300 पार भी दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, या बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जो 500 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवा रहे हैं। मगर 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो ये यकीन के साथ आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना रही होगी। चलिए, वो नहीं बना रही, हम आपकी कितनी सीटें आ रही? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश में जन आकांक्षाओं को लेकर के मेहनत करी है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पिछली बार से अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। अच्छी स्थिति तो 7 से 8 हो जाएंगे तो भी हो जाएगी। नहीं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं तो वोट परसेंटेज में तो करेंगे, तो मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं आप। नहीं, वोट परसेंटेज के साथ साथ आपको सीटों में भी दिखाई देगा वो फायदा हमें। चलिए, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट निकल गया फिर? अगर एग्जैक्ट निकलता है, अभी तो ये आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं, अगर निकलता है तो फिर उस पर समीक्षा की जाएगी। फिलहाल अगर आपके अनुसार हम मान लें कि क्या गलती रह गई, क्या किया, कौन सी ऐसी जन आकांक्षाएं थी जिसको कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पाई। संभावनाओं में ही तो पूरी तरह पूरी तरह राजनीतिक पार्टियां भी टिकी है, दुनिया में टिकी है ना। समझे, अब कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में है और उससे इस प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ते हैं। एक पार्टी का कर्तव्य यही होता है, वो विपक्ष में हो तो उसका कर्तव्य है कि अगर जनता के साथ में बदसलूकी हो रही, जनता के मुद्दों को, जो सत्ता में सरकार है, जो सत्ता में है, वो नहीं ध्यान दे रहा, तो उसके मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़नी थी। वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से उसके साथ में निष्पक्ष न्याय किया है। तो अब आगे जनता की मर्जी, देखते हैं क्या लड़ाई आपने लड़ी और फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। नहीं, ये तो आप लोगों ने भी दिखाया, मीडिया चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उन्होंने किसी भी समय की परवाह किए बिना उत्तर प्रदेश में जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जी अमर जी, जैसा कि त्रिपाठी जी मैं बोल रहा था कि कांग्रेस के पास तो देखिए जो पुराना आंकड़ा था वो लगभग उसी के आसपास ही है और उससे कम, और हालांकि मेहनत बहुत की, लेकिन खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी रीजनल पार्टी के रूप में यहाँ बसपा जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि उनको इसका अंदाजा था, मायावती को इस बात का अंदाजा था, और इसीलिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी बीजेपी की तरफ कि अगर कहीं ऐसा समीकरण बने, उनकी सीटें लगभग 40 से 50 आए और सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर हो, तो उनका एक अहम रोल हो किंग मेकर के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके हाथ न तो वो किंग मेकर की भूमिका लग रही है देखने में, ना ही अब उनको बल्कि अपनी पार्टी के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का ये जो एग्जिट पोल में अभी उनके जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पार्टी के लिए एक बड़ी
चिंता का विषय हो गया है और आने वाले समय में भी ऐसा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन या उनकी तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है मायावती के बाद, मुझे लगता है कि जो पार्टी को उस तरह से संभाले। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है यहाँ पे मुझे लगता है बसपा के लिए। नावेद जी, बसपा के लिए जैसा मैं अमरजीत जी ने कहा कि वाकई में लगातार पिछली बार क्या थे 20 आ गए फिर घटते गए, और जो इसमें बीजेपी को मायावती का वो स्टेटमेंट, ये कहना कि जहां हम नहीं जीत रहे हैं वहां बीजेपी की मदद करो, ये कितना असर डाला होगा? देखिए, बसपा के साथ में वही समस्या है जो कांग्रेस के साथ रही। कांग्रेस का कैडर खत्म हो गया, कार्यकर्ता खत्म हो गए, संगठन खत्म हो गया और परफॉर्मेंस भी उसकी गिरती गई। आज जिस स्थिति में खड़े हैं बसपा के साथ भी यही हुआ जी। देखिए, होता क्या है कि सत्ता में ना रहने से ज्यादा समय आपके पास कार्यकर्ता नहीं रहते, और कार्यकर्ता नहीं रहते तो संगठन नहीं रहता है, तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे? आपका कोई बड़े से बड़ा नेता, प्रियंका गांधी जैसा जिनका एक चेहरा है, जिनकी एक पहचान है, अच्छा भाषण दे रहे हैं, अच्छे शो हो रहे हैं, बड़ी ताकत आज भी देश में कांग्रेस है, तो वो अपना एक इवेंट के तौर पर उनके शोज कर रहे हैं, उनके गाने बन रहे हैं और तमाम उनकी मीडिया में वो नजर आने लगी। लेकिन आप ये बताइए कि संगठन कैसे मजबूत होगा जब कार्यकर्ता नहीं है? देखिए, बहुत सच इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता होते कौन है? खाली विचारधारा खींच के नहीं लाती है। कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उनका एक कोई स्वार्थ भी होता है, उनकी स्वार्थ ये होता है कि हम इस पार्टी के लिए नारा लगाएं, इसके लिए हम वोट मांगे, हम दरी बिछाएं, हम पोस्टर चिपकाएं, हम रैली की भीड़ बने, तो उम्मीद करता है कि हमें उस पार्टी से रोजगार मिले, सहारा मिले, टेंडर मिले, ठेका मिले, कोई कहीं ना कहीं हमारा रोजगार या एडजस्टमेंट या सहयोग के तौर पर हम जीविका, उसका पेट भी होता है। क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत ही जमीनी होता है, जो बहुत संपन्न नहीं होता है पैसे में, उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर आदमी अगर आ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं, मैं उसका सदस्य हूं, तो उसकी मतलब यह कि उसको यह अपेक्षा होती है सत्ता है, हमें कुछ ना कुछ, कोई हमारे ऊपर बुरा वक्त पड़ेगा तो हम उसकी हनक दिखा के उससे फायदा लेंगे, उसका सपोर्ट लेंगे। हमारे साथ कोई बुरा करेगा, कोई पुलिस में हमें कोई अपनी शिकायत करनी होगी तो सत्ता हमारे साथ है। जब समाजवादी पार्टी के साथ एक कैडर रहा, समाजवादी की पार्टी को लगा कि लड़ाई में है, हो सकता है कि उसकी सरकार बने, और सरकार बनेगी तो हमारे काम होंगे, हमारी जरूरतें पूरी होंगी, हमें कहीं ना कहीं जीविका भी हमें मिल सकती है क्योंकि हमने काम किया है। तो होता क्या है कि जब लंबे समय तक, जैसे 3 टर्म हो जाएंगे, अगर बीजेपी फिर से रिपीट होती है तो 15 साल पीछे हो जाएगी बसपा, कई साल तक, कई दशकों तक कांग्रेस पीछे चली गई। तो वर्कर टिके कैसे, किस उम्मीद से टिके? एक तो वर्कर तब रुकता है जब हमारी सत्ता होती है उस पार्टी की, एक ये होता है कि सत्ता की उम्मीद है। अब बताइए कि कांग्रेस की सत्ता आएगी उत्तर प्रदेश में, ये तो कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, हम आगे का भविष्य तैयार कर रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं भाई लोकसभा के लिए वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। तो वर्कर, कितनी आदमी की जिंदगी होती है, कितना स्ट्रगल कर सकता है? हर आदमी की जिंदगी में 8-10 साल, 15-20 साल स्ट्रगल करने के होते हैं। अब जो यूथ है, जो किसी जी, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही बसपा के साथ भी होने जा रहा है कि 15 साल के बाद में आदमी बैठा हुआ है, ना रैली हो रही है, और रैली भी कैसे, कहीं ना कहीं फंड भी होता है। फंड का मतलब ये कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई जनसभा करते हैं, कोई रैली करते हैं, कोई मीटिंग करती, पार्टी करती है, तो उसके गेट टुगेदर के लिए जनता को और अपने ही लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ साउंड की जरूरत पड़ती है, दरी की, चाय नाश्ते की, गाड़ी की, कन्वेंस की। तो जब सत्ता नहीं है तो कोई आपको फाइनेंस नहीं करेगा, आपके साथ व्यापारी पैसे वाले नहीं जुड़ेंगे, आपकी कहीं सुनी नहीं जाएगी। तो वर्कर जब कटने लगता है और वर्कर नहीं होता है, तो प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी जैसी हैं इसलिए वो सरकार बनवा देंगे, इससे थोड़ी होता है। उसके लिए आपका संगठन होना चाहिए और संगठन के लिए वर्कर होना चाहिए। आप कितने वर्कर को जोड़ लोगे? जी जी जी, जी, ये मुख्य बात है और ये बहुत ही निराशाजनक है इन पार्टियों के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस तो उसी दिन से अपने, जब 473 सीट हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तब मात्र 100 सीटों पे समझौता कर लिया था मायावती से कांग्रेस ने। उसी दिन से आपने निश्चित तौर पर 373 सीटों में अपना बीजी समाप्त कर दिया था। उस दिन से गिरावट आने लगी थी, लेकिन बीएसपी के कारण
कांग्रेस समाप्त हुई, अब बीएसपी भी समाप्त जैसी स्थिति में है। पर ये 12 से 15 सीटें जो हैं, अगर वक्त पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के समर्थन में जा सकती हैं। अमरजीत जी, एक बार निशांत के पास चलते हैं। निशांत, जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं, बीजेपी को बढ़त दिख रही है। हमारे साथ निशांत, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी कार्यालय का कुछ माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा होगा। बेशक बड़ा शांति से चुनाव लड़ा है बीजेपी इस बार, अगर कार्यालय की बात करें सर तो। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे चहलकदमी बढ़ी है, लोग बढ़े हैं यहाँ पे। हमको लगता है कि अंदर लगातार लोग बैठे हुए हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी तक वहाँ पे जाने पे देखने के लिए मिलता है कि पूरे चुनाव भर महज कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे होते थे, या फिर कोई जब बैठक होना होता था, जब कोई मीटिंग होनी होती थी तभी मिलते थे। चुनाव के पहले भीड़ वहाँ पे मिला, लेकिन चुनाव के बाद पूरे 7 चरण हो गए, वहाँ पे वो चहलकदमी, वो भीड़ देखने के लिए नहीं मिली। उसके अलग अलग कारण है। लोग दिल्ली का भी दिल्ली दर्शन भी करने जाते थे, टिकट उकट बड़ा तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने काटा, तो उनको लगा कि यहाँ से अच्छा है कि दिल्ली वहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व का चरण स्पर्श किया जाए, जाके वो आशीर्वाद मिले, हमको टिकट मिले। बीजेपी के कई विधायकों का उन्होंने टिकट काटा था। ये बदलाव दिखा है कि माहौल जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बन रहा था, जनता बना रही थी, अब वो गुस्सा था जो विधायक चुने गए थे उनसे, ना कि मोदी योगी से। मोदी योगी को वो पसंद करते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे वो अपने विधायकों से नाराज थे। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आराम से उसको समझी, भापी और उसने टिकट काट दिया। हालांकि बाद में जिस तरीके से फिर से माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ गया, एकाएक जो है कई मंत्री जब जाने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ठहरी कि नहीं, ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा नुकसान हो पाएगा, तो उसने टिकट काटने में, जहां पे लग रहा था कि उसके पीछे फाइट में है, जीत जाएंगे, वहां पे निशांत, बहुत संक्षेप में, समय कम है। निशांत, आप नजर बनाए रखिए बीजेपी कार्यालय में क्या स्थिति। हालांकि अभी एग्जिट नहीं है, अनुमान है ये एग्जिट, तो वास्तविक रिजल्ट क्या है वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। अमरजीत जी, बहुत संक्षेप में चलते चलते, हालांकि मैंने देखा है 20%, 15% एग्जिट पोल या इस तरह के अनुमान जो लगाए जाते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा, वही गलत हुए हैं, 80% सही ही हुए हैं। अब इन परिस्थितियों के बाद आपको क्या लगता है कि जो, जैसा कि कहा जा रहा है कि अधिकारी बदलने लगे हैं, उनका मन बदलने लगा है, अब क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि जो एक कहते हैं ना सेकंड थॉट अधिकारियों के मन में जो आ रहा था, वो अब दूर हो जाएगा इस एग्जिट पोल के बाद। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग आप मान सकते हैं कि क्लियर है। वहीं मणिपुर की भी बात करें तो वहां पे भी बीजेपी आपकी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और बाकी अगर हम उत्तराखंड और गोवा की बात करें, वहां 50-50 का रेशियो है, लेकिन जोड़ तोड़ में जिस तरह की बीजेपी माहिर है, तो मुझे लगता है वहां पे भी एक तरह से 5 में से 4 सीट पे बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। चलिए, हमने बता दिया आपको। नावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत जी, आपका, निशांत आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। मणिपुर में सबसे बड़े दल के रूप, बहुमत तो नहीं पा रही, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। गोवा में एक बार फिर से सरकार बनाते दिख रही, क्योंकि सबसे बड़ी दल है। इसी तरह उत्तराखंड में नेक टू नेक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पंजाब में जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए बहुत ही दुखदाई वाली स्थिति है, क्योंकि वो अब मात्र 8 से 10 सीटों तक सिमट जाए, जो कि केंद्र में उनकी सरकार है। तो लेकिन सबसे बड़ा, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, निश्चित तौर पर 2024 मोदी जी के लिए एक रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ इतना ही एग्जिट पोल में जो हमने दिखाया, आप लोगों ने हमें देखा। आप आगे भी जो भी एग्जिट पोल के पल पल की जो खबरें होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।